नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। क्या वो लिपि समझी गई थी? ऐतिहासिक पूरा पाषाण युग के बारे में, कुरनूल गुफाओं के बारे में, भीम बेट के बारे में, इन सब के बारे में समझते हैं। आइए जानते हैं। हरियाणवी टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो समझते हैं उस समय में क्या क्या हुआ था, क्या मतलब कि जैसे कि पूरा पाषाण युग में क्या क्या स्थितियां घटित हुई थी, कितने साल उसमें लगे थे, कौन वो भूगोलवेता थे या इतिहासकार थे जिन्होंने इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित की। तो आइए यहाँ पर तो देखते हैं। यहाँ पर अतीत काल की घटनाओं के बारे में समझते हैं। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी हमें जो मिलती है उसे ही हम इतिहास कहते हैं, यानी कि कहीं कहीं से भी एकत्रित करते इस भूमि पर क्या क्या हुआ, कितने सौ साल पहले, ये सब बातें इसमें समझते हैं। प्राग इतिहास पुरातत्व साधनों से मिलता है। जब ये प्राग ऐतिहासिक काल था उस समय में कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती थी, यानी किसी जैसे कोई पत्थर हो या पेड़ हो या कोई सिक्के हो, उन पर कुछ लिपि खुदी हुई होती थी, या पत्थरों के ऊपर गुफाओं के अंदर या पहाड़ों पर, या यहाँ पर कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिलता था किस युग में, प्राग ऐतिहासिक काल में। तो धीरे धीरे थोड़ा और समय बीता, फिर कुछ ना कुछ वो जो लिपियाँ होती थी, जो वो भाषाएं लिखी हुई होती थी, वो किसी के समझ में नहीं आती थी वो लिपि है क्या। बस कुछ इतिहासकार भी बताते तो हैं, लेकिन सही मायने में तो पता चलता ही नहीं है। हरियाणा में एक कहावत होती है, अंधे का तीर भटोड़े में। वही कहावत यहाँ पर फिट होती है। सही जानकारी किसी को नहीं होती है, बस वैसी किताबें लिख दी जाती हैं। चलो, ये मैं हंस रही हूँ वैसे ही, लेकिन फिर आगे समझते हैं। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल। इस इतिहास के प्रमाण तो हैं लेकिन अस्पष्ट हैं, यानी कि लिपि को समझना भी बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत मतलब जो लिखे हुए थे वो इसे ही आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया गया है। इस कौन से 2500 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच तक का काल इसमें रहा है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखित सामग्री मिलती थी। जो आधुनिक ऐतिहासिक काल था उसमें मनुष्य कुछ जानने लगा था, और 600 ईस्वी पूर्व का ये इतिहास रहा है। फिर थोड़ा आगे समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ मैंने ये मैप बनाया है, यहाँ समझाऊंगी थोड़ा सा। तो प्राग ऐतिहासिक काल यह वह समय था जब मनुष्य पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था, उसको कुछ भी नहीं लिखना आता था, ना वो एक दूसरे की भाषा को जानते थे, इशारों में ही शायद वो बात करते होंगे। और भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान था जो रॉबर्ट ब्रसफुट ने एक मद्रास में पूर्व पाषाण के हथियार मिले थे, जैसे कि पत्थर से बनी कुल्हाड़ी इत्यादि। तो इसे प्रस्तर युग भी कह सकते हैं, कि पत्थर का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पत्थर होते थे उनको अच्छे से काट के वो कुल्हाड़ी के रूप में डाल लेते थे, या खड़क के रूप में डाल लेते थे, या वैतरणी के रूप में ये डाल लेते थे। इस प्रकार से कुछ जो भी औजार बनते थे वो पत्थरों को घिस कर बनाए जाते थे। ये उस युग की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, उसने पुरातत्व रॉबर्ट ब्रसफुट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे किया था। उसने धरती से इतिहास की जानकारी एकत्रित की थी। मतलब ये जो बंदा था रॉबर्ट ब्रसफुट, इसने घूम के पूरी धरती पर ये जानने की कोशिश की थी कि कहाँ पर क्या घटित हुआ पूर्व में, वो सब जानकारी इसमें एकत्रित की थी। और फिर क्या किया उसने, इस जानकारी से 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाएं मिली। यानी हमारी जो पृथ्वी बनी होती है वो कई परपटी होती हैं, यानी कि कई लेयर होती हैं। जैसे प्याज की लेयर होती है, इसी तरह से उसकी लेयर दर लेयर बनी हुई होती है। उनके बारे में जाना। और वैसे तो धरती पे कई बार भूकंप आते हैं, कई बार जल प्लावन हो जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर हमेशा ही घटनाएं होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। 4 अवस्थाएं मिली, जिसमें चौथी अवस्था की
दो भाग थे। जो लास्ट वाली अवस्था थी, जो अंतिम अवस्था थी, उसको दो पार्टों में इसने डिवाइड किया। वो दो पार्ट कौन से थे? यानी कि जो अति नूतन है वो 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक की मतलब कि इतिहास को दर्शाता है। वो मतलब जो ये 10 लाख वर्ष से 10,000 तक का इतिहास उसके अंदर रखा गया और उसी के हिसाब से जानकारी कलेक्ट की गई। तो इसके पश्चात आदतन युग, आगे इनको 3 विभागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 पार्ट थे? इन तीनों पार्टों को अलग अलग उसमें समझेंगे। पहले तो हम पूरा पाषाण युग की बात, पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक था। इसमें क्या होता था? इसमें शिकार किया जाता था। जो ये था 20 लाख वर्ष पुराना और 12,000 वर्ष पुराना तक का जो इतिहास रहा है, इसमें जो रखी गई है, तो उसमें मनुष्य कुछ करना नहीं जानता था। वो आखेट, मैंने कल बताया था उस वीडियो में, कल वाली में, कि आखेट वो यानी कि वो शिकार करते थे। वो जंगलों में घूमते थे। कहीं किसी पेड़ पौधे पर कोई फल लगा हुआ होता है तो उसको खा लेते थे। कई बार कई पौधे ऐसे होते जिसके अंदर धरती के अंदर से निकाल करके उसकी जड़ को खाते थे, कुछ कंद खाते थे, कुछ शिकार करते थे, मछली खाते थे। मतलब इस तरह से उनका जीवन यापन होता था। अपनी जीविका को ऐसे ही वो चलाते थे। आगे समझते हैं। फिर आया मध्य पाषाण युग, ये बीच का पाषाण युग आया। तो इसमें 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 पूर्व वर्ष तक का इतिहास रहा है। मतलब इस कैटेगरी में ये रखा गया। और इसमें भी पहले तो क्या करते, वो सिर्फ शिकार करते थे। इसमें वो शिकार करते थे और इसमें वो आखेट और पशुपालन। अब क्या हुआ इसमें, यानी शिकार तो करते थे, फिर वो कुछ ना कुछ पशु पालने लगे, जैसे भेड़ बकरी जैसे जानवरों को वो पालने लगे, ताकि उनको वो जो भेड़ बकरी होते हैं वो बच्चे देते हैं, फिर उनकी जीविका बन सके। वो उन्हीं को काट कर पालते थे, फिर उन्हीं को काट कर खा लेते थे। ये स्थिति थी उस समय में। फिर इसके बाद आता है नवपाषाण युग। ये 9,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व रहा है, लेकिन भारत में ये 2500 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास इसमें रखा गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया इन चीज़ों को। अब आगे समझते हैं। अब हम ये तो डिवाइड किया, अब हम जो ये पूरा पाषाण काल है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मध्य पाषाण युग के बारे में बताऊँगी, फिर नवपाषाण युग के बारे में। अब यह प्लाइस्टोसिन या हिम युग था। समय में क्या होता था, हिम बहुत गिरती थी, यानी बर्फबारी बहुत होती थी, इसलिए इसे प्लाइस्टोसिन काल कहा गया है। इसका मुख्य पेशा शिकार करना था। अच्छा, अब ये जो पंजाब के पास यहाँ पर, क्योंकि ये भारत का हिस्सा होता था पहले, तो पंजाब की सोहन नदी घाटी में और उत्तर प्रदेश की पेलन घाटी में, राजस्थान का डिडवाना, ठीक है ना, ये यहाँ था। और यहीं से नर्मदा नदी जो एमपी में बहती है, तो राजस्थान की डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। अब कुछ ना कुछ अवशेष मतलब यहाँ पर मिले थे, या तो पानी की वजह से मर जाते थे, या किस तरह ना कुछ घटना उस समय में हुई होगी। तो कर्नाटका से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ मतलब के चीज़ें थी वो कर्नाटका से भी मिली हैं। और हुनासांगी से, जो कर्नाटक में हुनासांगी है, वहाँ से चूना पत्थर, ये सब पूरा पाषाणी काल के स्थल थे जहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिली थी, अवशेष मिले थे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ कुरनल की गुफाएं हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिली थी, ठीक है। ये मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से भी कुछ ना कुछ अवशेष मिले थे। अब मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो भीमबेटका है एमपी में, यहाँ पर क्या हुआ था, उस समय के मनुष्य के आवास के अवशेष नर्मदा नदी घाटी, ये जो नर्मदा नदी घाटी है इसके आसपास के एरिया में मिले थे। 70,000 साल पुरानी होमो इरेक्ट्स, मानव की
खोपड़ी वहां से मिली थी, जो ये खोपड़ी होती है सिर की। किसको मिली थी? और डॉक्टर सोनकिया थे, उन्होंने अपने रिसर्च में बताया था कि वहां पर से ऐसे ऐसे अवशेष मिले, और वो 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को मिले थे। कब मिले थे? 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को मिले थे डॉक्टर सोनकिया को। तो उसने ये भी बताया कि वहाँ पर कुछ न कुछ जीवाश्म भी मिले थे। वो जीवाश्म कौन कौन से थे? जैसे कि घोड़ा, भैंसा, बकरी, इनके अवशेष, मृत अवशेष मतलब कि वहाँ पर मिले थे, उनकी हड्डियाँ मिली थी। उसी से उन्होंने जानकारी एकत्रित की। तो वो कहाँ से मिले थे? भीमबेटका, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी घाटी के आसपास का जो एरिया लगता था। इसके बाद कुरनूल की गुफाएं हैं, जो कुछ न कुछ अवशेष वहाँ से मिले थे। वो अवशेष क्या थे? राख के अवशेष थे वहाँ, मतलब कि जो गुफाएं थी, जब जो भी इतिहासकार हैं वो अंदर जाते हैं तो वहाँ से वो अवशेष, जो राख का अवशेष थे, उनको इकट्ठा करके उनको किसी लैब में ले जा करके ये पता लगाया जाता है कि कहाँ से ये कितने वर्ष पुराना है। तो ये सब जानकारी जो इतिहासकार हैं उन्होंने एकत्रित की। फिर इसे ही पूरा पाषाण युग का कहते थे। और इसी में जो राख का अवशेष जहाँ से मिले थे, आग का आविष्कार भी उसी समय में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आग का आविष्कार, क्योंकि राख मिल गई तो अपने आप पता चल जाता है कि भी वहाँ पर जरूर आग का आविष्कार हुआ होगा। 19% घटनाएं पूरा पाषाण युग में हुई थी, जिसमें मतलब कि 70,000 साल पुराने होमो इरेक्टस यानी मानव की खोपड़ी भी वहां से मिली थी। अब हम नवपाषाण युग के बारे में समझते हैं। यहाँ पर नवपाषाण युग में क्या हुआ था? इसे नियोलिथिक युग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था और उसको पालने लग गए थे। नवपाषाण युग की सबसे प्राचीन स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर था, और जो कि एक बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कृषि के शाक्य मिले हैं, वहाँ पर कृषि भी होती थी, खेती बाड़ी होने लगी थी इस समय में। जो पाकिस्तान है, यहाँ पर गेहूं, जौ, कपास और कहीं कहीं चावल के शाक्य भी वहाँ पर मिले थे। फिर इसके बाद इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में कोल्डी हवा नाम के स्थान पर यहाँ कृषक ग्रामीण समुदाय के रूप में, जैसे ग्रामीण होते हैं और एक समुदाय के रूप में वो वहाँ पर रहने लगे थे। इस प्रकार के साक्ष्य यहाँ उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। इसे हम चाल कोथलिक युग भी कहते हैं, यानी कि ताम्रपाषाण युग को चाल कोथलिक युग भी कहते हैं, जिसमें भी ग्रामीण समुदाय ऐसे ही मिलकर एक जगह पर रहते थे और पहाड़ी जमीन में, जो पहाड़ों के पास जमीन होती है और नदी घाटी के आसपास में ये रहते थे। पहली बार इन्होंने एक तांबे धातु की कुल्हाड़ी बनाई थी। सबसे पहले इसमें प्रथम प्रयोग में लाई गई थी ये। इसके बाद इस तरह इधर पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी इस साइड मध्य प्रदेश में और पश्चिमी महाराष्ट्र में, इधर पश्चिम का हिस्सा जो महाराष्ट्र का था, दक्षिण पूर्व भारत में और राजस्थान के आहड़ एवं गिल्ड में ये ताम्रपाषाण युग यानी कि चाल कोथली युग के कुछ शाक्य एवं अवशेष मिले थे। तो वहां पर क्या हुआ था? बनास घाटी के जो सूखे भाग थे, जब उनमें उत्खनन किया गया, यानी खनन करने के माध्यम से उसके बाद वो बहुत से ब्रांड वहां से मिले थे। वहीं पर भीमा नदी के तट के पास भी इनाम गांव में ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती मिली थी, जो वह बस्ती थी वो किला बंद थी, चारों तरफ से बंद थी, और वो जब किसी खाई में गिरी हुई मिली थी। जब वो गिरी थी तो उसकी जो संस्कृति पाई गई थी उस बस्ती की, तो वो जारवे संस्कृति में लिखे हुए थे, जो भी शाक्य थे उसके मिले थे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ब्रुज होम में भूमिगत आवास, यानी कि पहाड़ों को तोड़कर अंदर गुफाएं के रूप में, यानी कि भूमिगत रूप में कुछ आवास स्थान मिले हैं जहाँ पर ये लोग रहते थे, ताम्रपाषाण वाले। बारहसिंगों के अवशेष, तब कुछ मृत भांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन भी वहाँ पर मिले थे और आग का प्रचलन वहाँ पर पहली बार
मिला था, जो पहाड़ों की हिम भूमि है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है उस स्थान पर। इसके बाद हम बात करते हैं कोल्डी हवा में भी मिला था शाक्य इसके। इधर बिहार राज्य के सारण में जो गंगा नदी है और उसके तट पर, वहीं पर एक गंगा नदी के तट पर चिराग नवपाषाण कालीन जो है शाक्य मिले हैं। और तमिलनाडु राज्य जो है उसके विलपुरम में विंडूर नामक स्थान पर नियोलिथिक युग के बहुत औजार मिले हैं, जो कि कुछ धातुओं के बने होते थे और ताम्र धातु के होते थे, यानी कि तांबे की धातु के होते थे। कुछ और बातें हैं, महाराष्ट्र की गोदावरी नदी के तट पर कुछ सामान मिले थे। उसकी एक सहायक नदी थी जिसका नाम परवरा नदी है, वहां पर भी कुछ शाक्य मिले थे जो कि ताम्रकालीन थे और वो जारवे गांव के आसपास का एरिया रहा था जहाँ पर से ये अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 से 700 ईस्वी पूर्व माना गया है। और प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और भी जहाँ से ये शाक्य मिले थे ताम्रपाषाण युगीन, तो वो थे सोने गांव, इमाम गांव, चांदौली गांव और नासिक और दयामाबाद, जो कि महाराष्ट्र के यहाँ पर पड़ता है। और दयामाबाद में बहुत से मिट्टी के बर्तन भी मिले थे जिन्हें मृत भांड कहा जाता था। इसी तरह राजस्थान में काले रंग के मृत भांड मिले हैं जो काले रंग की मिट्टी के बने हुए होते थे, ऐसे राजस्थान में मिले हैं। और भी जैसे जैसे उत्खनन हो रहा है तो उसमें बहुत से ऐसे मृत भांड मिलते हैं। अब लोगों ने ये सब बंद कर दिया है क्योंकि उनकी जो जमीन होती है वो अपनी जमीन पर खनन नहीं करने देते हैं, इसलिए अभी कहीं ना कहीं इस खुदाई को बंद कर दिया गया है। तो जय हिंद।